हेलो गाइस, दोबारा से स्वागत है एक्सेल की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताने वाला हूं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, पर आप बने रहना, बता दो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। चलो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल। इनके यहाँ पे आपको एक्सेल नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से एक्सेल को सर्च भी मार सकते हो। ठीक है। एक्सेल को जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ब्लैंक न्यू ब्लैंक पेज ले लेना है। ठीक है। अब देखो एक्सेल को जैसे स्टार्ट करोगे आप, टॉप में कुछ मेन्यूज आएंगे जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा। ये बहुत सारे हमारे मेन्यूज आते हैं। ठीक है। पर अभी हम मेन्यूज नहीं, हम अभी फॉर्मूले करने वाले हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते ही आपके पास आता है कॉलम्स। क्या आता है? कॉलम्स। अगर आप देखोगे ये हमारे वर्टिकल यानी कि जो खड़े में होते हैं इनको कॉलम्स बोलेंगे, और जो ये होते हैं ये हमारे रोज होते हैं। समझ में आ गया? और टोटल रोज और कॉलम देखोगे तो यहाँ पे होल्ड करके रखोगे। अभी यहाँ पे आपको देखो पूरा नहीं दिख रहा है, आप इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, क्लिक करके रखोगे। और अभी देखोगे आपके पास टोटल कितने रो हैं? 10,48,576। 10,48,576 रो हैं। 16,384 आपके पास कॉलम्स हैं। मैंने आपको बता दिया ये आपके कॉलम्स, ये आपके रोज। अगर आप देखोगे तो 10,48,576 रोज हैं। ठीक है। सिंगल बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। जो हमारे सिंगल सिंगल बॉक्स आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। और जितने भी सेल आते हैं हर किसी का एक एड्रेस होता है। मान लो आप यहाँ पे जाते हो तो इसका एड्रेस क्या है? A1। इसका एड्रेस क्या है? A2। इसका एड्रेस क्या है? A3। ठीक है। अब ये जो पूरा है ये ए कॉलम है। ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4। यानी कि ए कॉलम में A1 देखो यहाँ पे, A2, A3, A4, A5। ये बी है, B1, B2, B3, B4। ये सी है, C1, C2, C3, 4। समझ में आ गया? ये इस तरीके से हमारे सेल एड्रेस को हम पता कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे पूरा ए कॉलम है। A1, A2, A3, ये B1, B2, B3, C1, C2 इस तरीके से आता है। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आपके पास सीट है, सीट 1। हम सीट को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और हम सीट का नेम भी दे सकते हैं। मैं सीट का नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्म मैंने इसका नाम दे दिया कुछ, मैंने कहा ऐड। यहाँ पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ और नाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास आता है। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बार होता है। नीचे हम फॉर्मूला कोई भी नीचे अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2। ध्यान से देखना। ठीक है ना। 1 और 2 लिखा, दोनों को बीच से सिलेक्ट करोगे। यहाँ बीच पे आओगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे। अब सिर्फ आपने दोनों को सिलेक्ट करना, 3 को सिलेक्ट नहीं करना है। दोनों को सिलेक्ट करा, कोने पे देखोगे आपका कर्सर चेंज हो रहा है, और जैसा आप खींचोगे ये देखो। ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 4। दोनों को सिलेक्ट करोगे, कोने पे जाओगे। ठीक है ना। बस स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिखने हैं। अब उससे क्या होगा, इसे ये पता चलेगा कि हमें किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है ना। यहाँ देखो 5 और 10, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। 9 और 18। समझ में आ गया? बस स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिखने हैं, उसके बाद खुद ही वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। मान लो कभी कभार हम 1 से लेकर 50 तक की टेबल एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग के 4 डिजिट लिखे, पहले वर्टिकली ले लिया, फिर हॉरिजॉन्टली ले लिया, और जहाँ तक लूँगा वहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। मैं मान लो 50 तक लेता हूँ तो 50 तक आप देखो 43। ठीक है। और आगे खींचते जाओ, 57 तक हमारी टेबल आ गई। या देखो। ठीक है। क्या करा हमने, स्टार्टिंग के 4 डिजिट लिखे, 1, 2 और 2, 4। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे मंथ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा जैन। ठीक है। शॉर्ट में लिखा जैन को, कोने पे जाके खींचूंगा। ठीक है ना। पूरा लिखता हूं। ठीक है। कोने पे जाके खींचूंगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में संडे, कोने पे जाओगा, खींचोगे, ये देखो। ठीक है। और अगर हम पूरा लिखते हैं,
समझ में आ गया? ये इस तरीके के हैं आपका बेसिक चीज़ें, ठीक है ना? चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना। एक चीज़ और ध्यान दोगे कि जैसे हम सितंबर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। वेडनेसडे पे डबल क्लिक कर देना, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना? इतना करने के बाद मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट मारता हूँ। तो कंट्रोल ए, कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, ऑल सेलेक्ट करा आपने और डिलीट मार दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूले हम करेंगे एडिशन से, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, ध्यान से देखोगे। दूसरा हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी। इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है? सम। अब ए वेरिएबल तो हमने ले लिया, इसकी वैल्यू भी हमने इनपुट करवा देनी है, ठीक है ना? ए बी और सम। ए बी और मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है ना? डिवीजन के लिए भी ए बी और डिव, ठीक है ना? पहले हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो हमने पूरा सेलेक्ट करा, यहाँ पे जाते हैं ऑल बॉर्डर, इसको भी सिलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर, इसको भी सिलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब देखो ये जो दो अलग अलग बॉक्सेस है ना, इसको एक करना है तो दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आता है मर्ज, ये देखो मर्ज का मतलब होता है बहुत सारे बॉक्सेस को एक बॉक्स बनाना, ठीक है? जैसे मैंने बहुत सारे बॉक्सेस को एक बॉक्स बना दिया, दोनों को सिलेक्ट करा, मर्ज कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करा, मर्ज कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करा, मर्ज कर दिया, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये है हमारा मर्ज करना। अब सीखते हैं हम फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मर्ज तो मैंने कर दिया, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना? एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आप इक्वल टू से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे लिखा आपने इक्वल टू, देखोगे एक ही वैल्यू, अब यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है? 50। हम ऐसे नहीं लिखते 50 प्लस 40, हम ऐसे नहीं लिखते 50 प्लस 40। आंसर आ जाएगा। देखो एक बार के लिए आंसर आ जाएगा, आप एंटर मारोगे आपके पास 90 आंसर आ जाएगा, पर ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, अब 50 का सेल एड्रेस, तो बी मैं B5 जैसे लिखता हूँ, मैं B5 जैसे लिखता हूँ, देखो वो सिलेक्ट हो गया, एक ही वैल्यू है ना ये, तो B5 प्लस B6, एंटर जैसे मारोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। अब हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 150 प्लस 150 करा, अब देखो ऑटोमेटिक हमारा आंसर भी चेंज होके आ गया। समझ में आ गया? तो ये है हमारा, समझ में आ गया? तो ये है हमारा सेल एडर देने का बेनिफिट। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू F5 माइनस F6। अब जैसे हम एंटर मारेंगे यहाँ पे देखोगे 6 माइनस 40 का आंसर आ जाएगा 20। हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, 150 प्लस 50 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया? यही चीज हम मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। इक्वल टू J5 लिखोगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार दबाओगे और J6, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने कहा 50, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने कहा 50 इंटू आंसर आ जाएगा हमारा 2, आंसर आ जाएगा हमारा 100, ठीक है ना? डिवीजन के लिए भी इक्वल टू, डिवीजन के लिए भी इक्वल टू N4 N5 डिवाइड बाई N6, ठीक है ना? यहाँ पे 400, ठीक है ना? यहाँ पे 400, ठीक है ना? तो ये है हमारा, ठीक है ना? तो ये है हमारा एडिशन का फॉर्मूला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं, चलो अब हम थोड़ा आगे करते हैं। हमने बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट कर दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब हम इसमें रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है? इसका नाम मैं दे देता हूँ, सीट का नाम एडिशन, ठीक है? दूसरे सीट का ठीक है? दूसरे सीट का नाम मैं रिजल्ट दे देता हूँ। अब हम इसमें रिजल्ट बनाने वाले हैं, तो रिजल्ट के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है सब्जेक्ट्स की, उसके बाद है थ्योरी मार्क्स, फिर प्रैक्टिकल मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। अब यहां पे देखो एक प्रॉब्लम आपको आ रही है,
थ्योरी मार्क्स जैसे लिखा ना तो ये पूरा नहीं दिख रहा है, थ्योरी में m दिख रहा है, जबकि आप फॉर्मूला बार में देखोगे पूरा दिख रहा है। इसके दो तरीके सॉल्व करने के, एक तो आप यहां पे जाके डबल क्लिक करो, दूसरा मैं अंडू करता हूं, फॉर्मेट में जाओगे, यहां पे लिखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाता है हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब हम सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। वापस देखोगे पूरा नहीं आ रहा, हम डबल क्लिक करके इसको ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। हिंदी का थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स, अब देखो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 का होता है, उसमें से हमारा 80 का थ्योरी होता है और 20 का प्रैक्टिकल होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो 80 में से कितने आपने ऑब्टेन करे हुए आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यहाँ पे दे दो। अब हमारा टोटल मार्क्स क्या होगा, टोटल मार्क्स होगा हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब इससे थोड़ा पहले मैंने आपको एडिशन का फॉर्मूला बताया था, तो यहां पे देखोगे एडिशन में C4 डायरेक्टली आप क्लिक भी करते हो ना तभी भी C4 आ जाता है, इक्वल टू लगाने के बाद प्लस C5 D4, यानी कि हिंदी का थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स, एंटर, इक्वल टू। अब देखो एक बार के लिए हमने फॉर्मूला यहां पे लगाया, हम खींच सकते हैं, एकदम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे निकालते हैं सम, ये जो सम हो गई ऑल सब्जेक्टों का सम होगा, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, ठीक है ना। तो ये है हमारा सम। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला है टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 5। ये दूसरा तरीका है टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 500। ये तो आ गया हमारा परसेंटेज, ठीक है। पहले हम इसको सेट कर देते हैं, सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट्स है इसको हम हेडिंग्स है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब निकालते हैं हम फेल एंड पास की कंडीशन। पर सब्जेक्ट में हमने ये देखना है कि ये स्टूडेंट पास हो रखा है या फेल हो रखा है, तो इसके लिए हम चलाते हैं इफ कंडीशन, ठीक है ना। इफ टोटल मार्क्स, किसका टोटल मार्क्स, हिंदी का टोटल मार्क्स, हम यहाँ पे 94 नहीं लिख रहे हैं, हम 94 का सेल एड्रेस लिख रहे हैं, यानी कि इसका सेल एड्रेस है E4। यहाँ पे हम डायरेक्टली नंबर नहीं लिखते हैं, हम सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस एड्रेस पे, अगर इस एड्रेस पे E4 पे ग्रेटर होता है, इक्वल होता है 33, यानी कि 100 में से अगर वो 33 से ज्यादा या बराबर मार्क्स ले आता है तो वो पास हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ टोटल मार्क्स लेस देन 33, अगर वो 33 से कम ले आता है तो फेल हो जाता है। अब जैसे एंटर मारोगे ये देखोगे वो पास हो गया, ठीक है ना। दोबारा से इफ टोटल मार्क्स, अब एक बार हमने कर दिया तो हम सीधे खींच सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कर दिया तो हम खींच सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू हम कम करके देख लेते हैं, जैसे मैंने इसका 10 दिया, टोटल मार्क्स हो गया 28, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। जैसे मार्क्स बढ़ाते हैं वो पास हो जाता है, ठीक है ना। जब सब सब्जेक्टों में वो पास हो जाता है तब हम निकालते हैं डिवीजन। अब डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, इसमें थोड़ा कंडीशन बड़ी हो सकती है। अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर 60 से ज़्यादा होती है तो कॉमा फर्स्ट डिवीजन, यानी कि अगर उसकी परसेंटेज 6 से ज़्यादा होती है तो फर्स्ट डिवीजन। दूसरा मैंने कहा अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू
45, तो सेकेंड डिवीजन। टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो थर्ड डिवीजन। और लास्ट है लेस देन 33, तो यहाँ पे आ जाते हैं फेल। ये 4 कंडीशन हमने इसमें दे दिए, एंटर मारोगे। अभी देखोगे ये फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। फर्स्ट डिवीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा है। समझ में आ गया? ये है हमारा डिवीजन। अब हम ग्रेड भी करते हैं, ठीक है ना, ग्रेड। अब ग्रेड की भी कंडीशन थोड़ा लंबी चौड़ी हो सकती है, ठीक है ना। फिर से हम करते हैं इक्वल टू और इफ, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है। मैंने कहा अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से ज़्यादा मार्क्स अगर वो ले आता है तो ए प्लस ग्रेड आता है, ठीक है। इफ वही टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट में लगाएंगे हम, ये टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ए ग्रेड आ जाता है। फिर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो आ जाता है बी प्लस, ठीक है। इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आ जाता है बी ग्रेड। फिर इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तब आ जाता है सी। इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, डी। इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ई। और लेस देन 33 फेल, ये एफ, ठीक है ना। अभी ए प्लस ग्रेड आ रही है, हम यहाँ पे जाके खींचते हैं इसको। अब देखोगे सबका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट कंप्लीट, ठीक है ना। बहुत सारे टाइम हम यहाँ पे डिवीजन निकाल के ग्रेड निकालते हैं, ठीक है ना। डिवीजन पर भी हम ग्रेड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही है, अगर 90 से ज़्यादा होता है तो ए प्लस ग्रेड, ठीक है ना। 80 से ज़्यादा ए, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं वैल्यू चेंज करके भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 20 दिया, ठीक है ना। देखो ए प्लस ग्रेड आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा रिजल्ट। समझ में आ गया? अब एक इफ कंडीशन हमने ये कंप्लीट कर दी। दूसरी इफ कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे आइटम्स, उसका कॉस्ट प्राइस एंड उसका सेल प्राइस, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ का यूज करते हैं, ठीक है। फिर तो ये हो गया, पर हम बढ़ा सकते हैं मैनुअली। हम मैनुअली यहां से बढ़ा सकते हैं। आइटम है माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, ठीक है। अब मैंने कहा माउस का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का प्राइस, मैंने कहा मैंने 250 का परचेज करा। सेल कितने का करा? 300 का, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है ना। वैसे मैं कीबोर्ड का दे देता हूँ 600 का, मैंने कहा 470 का बेचा, या 600 का खरीदा 600 का ही बेचा। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, यही हमने देखना है। इफ ध्यान से देखो इस कंडीशन को, हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा तो कितने का लॉस हो रहा है। इफ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है, ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, या आप बोलोगे ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? सेल प्राइस से। ध्यान से देखोगे इफ C4 का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ज्यादा होता है D4 से, यानी कि अगर खरीदने का प्राइस ज्यादा होता है बेचने के प्राइस से, तो क्या होगा?
लॉस। दूसरी कंडीशन है, अगर कॉस्ट प्राइस कम होता है सेल प्राइस से, प्रॉफिट होता है। और इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेल प्राइस के, तो आता है नो लॉस नो प्रॉफिट। एंटर मारोगे, एंटर। ठीक है, वन टाइम हमने फॉर्मूला करा, हम खींच सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे, हमने माउस को 250 का खरीदा था, 300 का बेचा, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमने 600 का खरीदा, 470 के बेचा, लॉस हो रहा है। 600 का खरीदा, 600 का बेचा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है टीपीएल, टीपीएल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए हमने क्या करा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम यहाँ पे खींचते हैं। अब ध्यान से देखो, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे वैल्यू प्लस में बता रहा है, जहां पे लॉस आ रहा है वहां पे माइनस में बता रहा है। यानी कि हमने अगर 250 का खरीदा है, 300 का बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 रुपये का। हमने 600 का खरीदा है, 470 का बेचा है, तो लॉस हो रहा है कितने का, 130 का। और 600 का खरीदा, 600 का बेचा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसी में हम आगे सीख लेते हैं ग्रेटर नंबर निकालना। अब यहां पे मैंने दो वैल्यू लिए, दो वेरिएबल लिए, ए जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 50, बी जिसकी वैल्यू ले ली मैंने 60। दोनों में से ग्रेटर नंबर मेरे को निकालना है कंडीशन का यूज करके। ठीक है ना, तो मैंने कहा इफ अगर ए की वैल्यू यानी कि C10 ग्रेटर है बी की वैल्यू से, तो आ जाता है ए इज ग्रेटर नंबर। इफ बी की वैल्यू ग्रेटर है अगर ए की वैल्यू से, तो आ जाता है बी इज ग्रेटर नंबर। तीसरी कंडीशन आएगी कि इफ ए इक्वल है बी के, तो कॉमा बोथ आर इक्वल। हम एंटर मारते हैं, देखो अभी क्या बता रहा है, बी इज ग्रेटर नंबर 70, ए ग्रेटर नंबर, ये बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया? तो ये है हमारा ग्रेटर नंबर निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, पर मैं अभी आपको इफ कंडीशन में यही बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। इसके बाद मैं आपको इफ के साथ एंड बताऊंगा। अभी सिंपल इफ था, इफ में क्या होता है कि वन टाइम में एक ही फॉर्मूला चलता है। अभी अब हम आगे करने वाले तो जिसमें इफ के साथ एंड चलेगा, उसमें दो दो कंडीशन एक साथ अप्लाई हो सकती है। कैसे? मैंने जैसे लिखा यहाँ पे इनकम सैलरी, सैलरी है। अब इसमें मैंने इनकम टैक्स निकालना है। ठीक है ना, अब इनकम टैक्स की अलग अलग सैलरी पे अलग अलग इनकम टैक्स निकालते हैं। बस मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है ना, किस तरीके से हम सैलरी पे इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया इफ के साथ एंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू सैलरी अगर ग्रेटर होता है, इक्वल होता है 1 से, एक से ज्यादा होती है, या अब यहाँ पे एक मत लिखो, यहाँ पे सिंपल लिखो इफ सैलरी लेस देन 30,000, तो 30,000 से कम होती है तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटेगा। हम एक लिखेंगे तो बहुत ऑड सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम सिंपल लिखते हैं कि 30,000 से कम होता है तो इनकम टैक्स नहीं कटेगा। इफ के साथ एड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, एंड आगे लगा रखा है, यहाँ पे कॉमा लगाओ, सैलरी लेस देन इक्वल टू 45,000। अगर 30,000 से ज़्यादा होता है सैलरी और 45,000 से कम, तो कॉमा टोटल सैलरी का मल्टीप्लाई 3% का हमें इनकम टैक्स कटेगा। समझ में आ गया? 30,000 से ज़्यादा 45,000 तक या उससे नीचे 3% का इनकम टैक्स कटेगा। इफ के साथ एंड सैलरी ग्रेटर देन 45,000,
एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 60, तो कॉमा इस सैलरी का मल्टीप्लाई 5% का इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है ना। फिर वापस इफ के साथ एंड लगाया, मैंने कहा सैलरी ग्रेटर देन 60,000 एंड लेस देन इक्वल टू 90,000, तो इस सैलरी का मल्टीप्लाई 7% का इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है। लास्ट में है ग्रेटर देन 90,000, तो इस सैलरी का मल्टीप्लाई 7% कटेगा, नहीं 10% कटेगा, सॉरी। अब यहाँ पे देखोगे टोटल इनकम टैक्स कितना कट रहा है, 3,000, ठीक है। अगर आप अलग से कैलकुलेट करोगे तो इस पे कितना कट रहा है, इस पे देखोगे 5% कट रहा है, तो 60,000 इक्वल टू का मल्टीप्लाई 5%, नहीं 5 नहीं 7, सॉरी, नहीं 5 ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ 60 तक 5% है, ठीक है ना, तो देखोगे 3,000 आ रहा है। तो ये है हमारा इनकम टैक्स का। अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ इफ के साथ एंड, जो कि है डिजिट। मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे और इस पे मेरे को प्रिंट करना है डिजिट, तो मैंने लगाया इफ के साथ एंड। मैंने कहा अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ग्रेटर होता है, एंड ये नंबर लेस देन इक्वल टू 9, 1 से ग्रेटर एंड 9 से लेस देन, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल डिजिट। इफ के साथ एंड, अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड ये नंबर लेस देन इक्वल 99, तो 2 डिजिट। वापस इफ के साथ एंड, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड ये नंबर लेस देन इक्वल टू 999, 3 डिजिट, ठीक है ना। वापस एंड लगाएंगे, हमने कहा अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड लेस देन इक्वल 9,999, तो क्या आ जाएगा 4 डिजिट। लास्ट में आएगा कि ओनली 4 डिजिट अलाउ। क्यों? क्योंकि 4 से ज़्यादा अगर वो नंबर इनपुट करेगा ना, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन मैंने 4 ही लगा रखी है, एंटर मारोगे एंटर मारोगे। अब ये बता रहा है 3 डिजिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिजिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल डिजिट, ठीक है ना। मैं 4 लिखता हूँ, 4 मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 999 होना था, सॉरी, यहाँ पे 100 से और 999 का 3 डिजिट हो गया। देखो अब 4 डिजिट आ गए, ठीक है ना, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, ठीक है ना, या 4 डिजिट, और 4 से ऊपर हम देते हैं तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, ओनली 4 डिजिट अलाउ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी एडवांस फॉर्मूले बताऊंगा और धीरे धीरे करके हम एडवांस फॉर्मूले करते जाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।